हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पर बात करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हमने क्रिप्स मिशन पर चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ था, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही ब्रिटेन का जो ध्यान था अब फिर से भारत की ओर और भारत की समस्याओं की ओर केंद्रित हो गया। इधर ब्रिटेन में भी कुछ चेंजेस हुए थे। ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी। अब जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लेबर पार्टी जो थी ये भारतीय स्वतंत्रता की पक्षधर थी, जबकि कंजर्वेटिव जो थे ऐसा नहीं चाहते थे। तो विंस्टन चर्चिल के स्थान पर अब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधरों में से एक थे। इन्होंने ही जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य थे: पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो तत्कालीन भारत सचिव थे, जबकि स्टैफर्ड क्रिप्स ट्रेड बोर्ड के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे। तीनों ही लोग कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स थे, इसीलिए ये जो मिशन था इसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो मार्च 1946 में यह मिशन भारत आया और यहाँ इस मिशन के आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था कि भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावनाओं को तलाशा जाए और संविधान सभा के गठन के प्रयास किए जाए, क्योंकि यहाँ सत्ता हस्तांतरण में कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग अलग अड़ी हुई थी, इधर कांग्रेस से भारत का विभाजन नहीं चाहती थी। तो इन सभी के कारण काफ़ी मुश्किलें आ रही थी सत्ता हस्तांतरण में। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के मार्च 1946 में जब यह मिशन भारत आता है तो यह यहाँ विभिन्न दलों, कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि के नेताओं से बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। किंतु कई दिनों की बातचीत के बाद, कई मीटिंग्स की, वार्ताओं के कई दौर के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकलता है, करीब 2 सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी जब समाधान नहीं निकलता है तो कैबिनेट मिशन अपने बनाए गए प्रावधानों को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो प्लान थे जो भारतीयों के समक्ष इन्होंने रखे। सबसे पहला जो इनके प्रावधान का जो सबसे पहला जो पॉइंट था वो यह था कि इन्होंने विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, व्यवहारिक तौर पर ठीक नहीं है। तो इन्होंने विभाजन की मांग को अपने प्लान में नहीं रखा। दूसरा जो इन्होंने चेंज किया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था। वो क्या था कि इन्होंने भारतीय प्रांतों को 3 ग्रुपों में बांट दिया। ग्रुप ए जो था, ग्रुप ए में कौन कौन थे? मद्रास, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और उड़ीसा। जबकि ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान। वहीं ग्रुप सी में असम और बंगाल को रखा गया था। तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो हम देखते हैं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी ये जो दोनों जो थे क्या थे? मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले प्रांत थे, जबकि ग्रुप ए जो था वो हिंदू बहुल जनसंख्या वाले इलाके थे। तो ये तो हुई इनकी प्रांतों को विभाजित करने का, प्रांतों को अलग अलग ग्रुप में बांटने की पेशकश। इसके अलावा इन्होंने केंद्र सरकार के पास केवल 4 विभाग रखने का प्रस्ताव दिया। कौन कौन से विभाग थे? रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार। इसके अलावा जो जितनी भी शक्तियां थी वो सभी राज्यों को दिए जाने का इनका विचार था। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सभी प्रांत अपना अपना संविधान बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम ध्यान से देखेंगे कि सभी प्रांत पहले अपना संविधान बनाएंगे, फिर सभी प्रांत मिल करके अपने अपने ग्रुप का, जो 3 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए, बी और सी, अपने अपने ग्रुप के लिए संविधान बनाएंगे और फिर ये तीनों जो ग्रुप है वह मिलकर के लिए आपस में केंद्र के लिए एक संविधान बनाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ प्रांतों को ज़्यादा शक्तियाँ दी जा रही थी, ज़्यादा विषय दिए जा रहे थे, हर प्रकार से उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता, जबकि सेंट्रल को थोड़ा कमजोर ही रखने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद इस प्रस्ताव में एक और प्रावधान किया गया जो सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान था, या यूँ कहें कि इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि 5 साल के बाद कोई भी जो प्रांत था अपना ग्रुप चेंज कर सकता था
और 10 साल के बाद कोई भी प्रांत अपने ग्रुप या यूनियन के संविधान को बदलने की मांग भी कर सकता था। तो ये जो प्रस्ताव था, मुस्लिम लीग को ये प्रस्ताव बड़ा ही रुचिकर लगा, क्योंकि जिन्ना को ऐसा लगा कि ये वाला जो प्रस्ताव है, इसके आधार पर वह आगे चल के एक और बड़ा पाकिस्तान खड़ा कर सकते हैं। जबकि कांग्रेस को इस प्रावधान से आपत्ति थी, क्योंकि इससे सेंट्रल का एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक बन रही थी। उसके बाद कोई भी कोई भी जो प्रांत था वो बार बार अपना ग्रुप चेंज कर सकता था, फिर संविधान को बदलने की मांग भी कर सकता था। काफ़ी अस्थिरता वाला ये जो था प्रस्ताव लग रहा था, तो इस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद देसी रियासतों को भी शक्तियां दी गई और कहा देसी रियासतों को शक्ति दी गई कि वे चाहें तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़कर रहें या फिर ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी प्रकार का समझौता कर लें। संविधान सभा के गठन के लिए विधानसभाओं से 293 और देसी रियासतों से 93 लोग चुने जाएंगे और यही संविधान सभा केंद्र के लिए संविधान बनाने का काम करेगी। बाद में इसे अंतरिम सरकार में बदल दिया जाएगा। काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, अनेक विवाद थे, लेकिन इन सब के बीच अंततः जून 1946 ईस्वी में लीग और कांग्रेस दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए और कांग्रेस को भारी जीत मिली। इसके बाद कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के कुछ प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें ये जो प्रावधान था, 3 मंडलों वाला जो प्रावधान था, जो काफ़ी विवादों से भरा हुआ था और कांग्रेस इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, उसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और 24 अगस्त 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में पहली अंतरिम सरकार का गठन हो गया। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगली क्लास में हम माउंटबेटन प्लान पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा संवैधानिक संशोधनों की सीरीज वाला ये जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगा और हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।